क्रांतिकारी आंदोलन में तेजी। 1927 में बिस्मिल के साथ 3 अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड के फैसले से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। समूचे देश में स्थान स्थान पर चिंगारियों के रूप में नई नई समितियां गठित हो गईं। बेतिया बिहार में फणींद्रनाथ का हिंदुस्तानी सेवा दल, पंजाब में सरदार भगत सिंह की नौजवान सभा तथा लाहौर अब पाकिस्तान में सुखदेव की गुप्त समिति के नाम से कई क्रांतिकारी संस्थाएं जन्म ले चुकी थी। हिंदुस्तान के कोने कोने में क्रांति की आग दावानल की तरह फैल चुकी थी। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप व गोरखपुर से दशरथ प्रसाद द्विवेदी का स्वदेश जैसे अखबार इस आग को हवा दे रहे थे। काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें राम प्रसाद बिस्मिल उनके पारे मरकरी जैसे चंचल स्वभाव के कारण क्विकसिल्वर कहा करते थे, पूरे हिंदुस्तान में भेष बदलकर घूमते रहे। उन्होंने भिन्न भिन्न समितियों के प्रमुख संगठनकर्ताओं से संपर्क करके क्रांतिकारी गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। 8 व 9 सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में HRA, नौजवान सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल व गुप्त समिति का विलय करके HSA नाम से एक नई क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी को बिस्मिल के बताए रास्ते पर चलकर ही देश को आजाद कराना था, किंतु ब्रिटिश साम्राज्य के दमन चक्र ने वैसा भी नहीं होने दिया। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के बाद वेश बदलकर झांसी में अपना अड्डा जमा लिया। झांसी में उनको एक क्रांतिकारी साथी मास्टर रुद्र नारायण सिंह का अच्छा संरक्षण मिला। झांसी में ही सदाशिव राव मालकारपुरकर, भगवान दास माहौर और विश्वनाथ वैशंपायन के रूप में उन्हें अच्छे साथी मिल गए। झांसी की बुंदेलखंड मोटर कंपनी में कुछ दिन उन्होंने मोटर मैकेनिक के रूप में काम किया। मोटर चलाना सीखा और पुलिस अधीक्षक की कार चलाकर उनसे मोटर चलाने का लाइसेंस भी ले लिया। बुंदेलखंड मोटर कंपनी के एक ड्राइवर रामनंद ने चंद्रशेखर आजाद के रहने के लिए अपने ही मोहल्ले में एक कोठरी किराए पर दिला दी। सब काम ठीक ठाक चल रहा था, पर कभी कभी कुछ घटनाएं मोहल्लों में शांति भंग कर देती थी। आजाद की कोठरी के पास रामदयाल नाम का एक अन्य ड्राइवर सपरिवार रहता था। वैसे तो रामदयाल भला आदमी था, पर रात को जब वह शराब पीकर पहुंचता तो बहुत हंगामा करता। अपनी पत्नी को वह पीटता था। उस महिला का रुदन सुनकर मोहल्ले वालों को बहुत ही बुरा लगता था, पर वे किसी के घरेलू मामले में दखल देना उचित नहीं समझते थे। एक दिन सुबह सुबह चंद्रशेखर आजाद कारखाना जाने के लिए अपनी कोठरी से बाहर निकले तो रामदयाल ने उनकी भेंट हो गई। रामदयाल ने ही बात छेड़ी, क्यों हरिशंकर जी? आजाद ने अपना नाम हरिशंकर घोषित कर रखा था। आजकल आप बहुत रात जागकर कुछ ठोका पीटी किया करते हैं। आपकी ठुक ठुक से हमारी नींद हराम हो जाती है। साले का कर्तव्य निर्वहन। वैसे तो आजाद स्थिति को टाल देना चाहते थे, पर रामदयाल ने जिस ढंग से बात कही वह उत्तर देने के लिए बहुत अच्छी लगी और आजाद ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। रामदयाल भाई, मैं तो कुल पुर्जों की ही ठोका पीटी करता हूँ, पर तुम तो शराब के नशे में अपनी गऊ जैसी पत्नी की ही ठोका पीटी करके मोहल्ले भर की नींद हराम करते रहते हो। यह उत्तर रामदयाल को बहुत ही तीखा लगा। उसे इस बात का बुरा लगा कि कोई उसके घरेलू मामले में हस्तक्षेप करे। उसका मनुष्य तत्व तिरोहित हो गया और पशु तत्व ऊपर आ गया। क्रोध से भनभनाता हुआ उबल पड़ा। क्यों बे, मेरी पत्नी का तू कौन होता है जो तू उसका इस तरह से पक्ष ले रहा है? मैं उसे मारूंगा और खूब मारूंगा। देखता हूं कौन साला उसे बचाता है। आजाद ने शांत भाव से उसे उत्तर दिया, जब तुमने मुझे साला कहा है तो तुमने यह स्वीकार कर ही लिया है कि मैं तुम्हारी पत्नी का भाई हूं। एक भाई अपनी बहन को पीटते हुए नहीं देख सकता।
अब कभी शराब के नशे में रात को मारा तो ठीक नहीं होगा। रामदयाल को चुनौती असहनीय हो गई। वह आपा खोकर चिल्ला उठा, ऐसी की तैसी रात की और नशे की, मैं बिना नशा किए ही उसे दिन के उजाले में सड़क पर लाकर मारता हूं। देखे कौन साला आगे आता है और उसे बचाता है। यह कहता हुआ रामदयाल आवेश के साथ अपने मकान में घुसा और अपनी पत्नी की चोटी पकड़कर घसीटता हुआ उसे बाहर ले आया और मारने के लिए हाथ उठाया। वह अपनी पत्नी पर हाथ का प्रहार कर भी नहीं पाया था कि आजाद ने उसका हाथ थाम लिया और झटका देकर उसे अपनी ओर खींचा। इस झटके के कारण उसके हाथ से पत्नी के बाल छूट गए, वह मुक्त हो गई। अब आजाद ने एक भरपूर हाथ उसके गाल पर दे मारा। रामदयाल के गाल पर इतने जोर का तमाचा पड़ा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर थामकर बैठ गया। इस बीच आसपास के लोग दौड़े और कुछ लोग आजाद को समझाते हुए उसे कोठरी के अंदर ले गए। इस घटना के कुछ दिन तक आजाद और रामदयाल की बोलचाल बंद हो गई, पर आजाद ने स्वयं ही पहल करके उससे अपने संबंध मधुर बना लिए तथा अब उसे जीजाजी कहकर पुकारने लगे। रामदयाल ने अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं पीटा। आजाद की धाक पूरे मोहल्ले में जम गई। इसी से मिलती जुलती एक अन्य घटना भी थोड़े ही अंतराल से हो गई, जिसने पूरे झांसी में आजाद की धाक जमा दी। जब झांसी में पुलिस की हलचल बढ़ने लगी तो चंद्रशेखर आजाद ओरछा राज्य में खिसक गए और सातार नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। आजाद के ना पकड़े जाने का एक रहस्य यह भी था कि संकट के समय वे शहर छोड़कर गांवों की ओर खिसक जाते थे और स्वयं को सुरक्षित कर लेते थे। झांसी से चंद्रशेखर कानपुर पहुंचे। वहां उनका अन्य क्रांतिकारियों से परिचय हुआ। उन क्रांतिकारियों में प्रमुख सदस्य थे विजय कुमार सिन्हा, बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष, रामदुलारे त्रिवेदी, सुंदर पांडे, ब्रह्मदत्त, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, डॉक्टर गया प्रसाद, सदगुरु दयाल अवस्थी, वीरभद्र तिवारी और गणेश शंकर विद्यार्थी। वहीं वह भगत सिंह और सुखदेव से भी मिले। तब चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर को ही अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। यद्यपि वे झांसी भी आते जाते रहते, किंतु उनका अधिकांश समय कानपुर में ही बीतता था। काकोरी के बिछड़े हुए सूत्र भी फिर से मिल गए। चंद्रशेखर ने उन सूत्रों को मजबूत बनाया और दल के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने लगे। दल के लिए नए सदस्य बनाना जारी था। कानपुर से लेकर ग्वालियर, झांसी, सहारनपुर, देहरादून, दिल्ली, इलाहाबाद आदि नगरों में भी नए नए सदस्य भर्ती किए जा रहे थे। उनको दूसरे देशों की क्रांतिकारी दलों की इतिहास की पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, ताकि क्रांतिकारियों को उन पुस्तकों के विषय सामग्री से सहायता मिल सके। उन पुस्तकों में अधिकांश पुस्तकें आयरलैंड पर ही आधारित थी। इसके साथ ही चंदा एकत्रित कर रिवॉल्वर और पिस्तौल भी खरीदे जाने लगे और सदस्यों को उनको चलाने के तरीके का भी अभ्यास कराया जाता था। दल में 3 प्रकार के सदस्य भर्ती किए जाते थे। पहले वर्ग में वे होते थे जो अपना पूरा समय दल के कामों में लगाने के लिए तत्पर होते थे। दूसरे वर्ग में वे थे जो पूरा समय तो नहीं दे सकते, किंतु हथेली पर जान रखकर काम करने के लिए तैयार रहते थे। उनके निवास स्थानों को प्रायः दल के सदस्यों को ठहराने के लिए काम में लाया जाता था। तीसरे वर्ग में वे लोग थे जो मरने मारने या जेल जाने के लिए तैयार तो नहीं थे, पर दल से सहानुभूति जरूर रखते थे।